अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार सदर के तौर पर टीवी स्क्रीन पर नज़र आए तो उस वक्त वो एक कॉमेडी सीरीज़ में बतौर अदाकार सदर का किरदार निभा रहे थे, लेकिन 2019 में वो हकीकी सदर बन गए। अब वो 4 करोड़ 40 लाख लोगों के लीडर हैं और उनके मुल्क पर रूस ने कई समतों से हमला कर रखा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टीवी सीरीज़ सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक उस्ताद के किरदार में नज़र आते हैं, जिसकी एक वीडियो वायरल हो जाती है। इसमें वो मुल्क में करप्शन के ख़िलाफ़ एक जज्बाती तकरीर करते हैं जो लोगों को पसंद आती है और वो मुल्क की सदारत तक पहुंच जाते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी जमात का नाम भी इसी टीवी प्रोग्राम के नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल पर रखा और अपनी सारी इंतखाबी मुहिम सियासत में करप्शन ख़त्म करने और मुल्क के मशरकी हिस्सा में अमन बहाल करने के नारे पर चलाई। अब रूस की फ़ौज यूक्रेन की सरहदें अबूर करके अंदर दाखिल हो चुकी है और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक ऐसे बहरान से दोचार हो चुके हैं जिसे सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा बहरान करार दिया जा रहा है। 44 साला ज़ेलेंस्की जब अपने मुल्क की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे तो वहीं वो मगरबी रहनुमाओं से ये भी कहते रहे कि अपने बयानात से वो यूक्रेन में खौफ की फ़िज़ा पैदा ना करें। यूक्रेन के शहर क्रेवरख में यहूदी वालदैन के यहाँ पैदा होने वाले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव की नेशनल इकनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका शौक़ उन्हें अदाकारी की तरफ खींच कर ले गया। वो एक नौजवान के तौर पर रूसी टीवी के कॉमेडी शोज़ में हिस्सा लेते थे। उन्होंने 2003 में एक प्रोडक्शन कंपनी बना ली जिसे उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम करोल 95 का नाम दिया। ज़ेलेंस्की की प्रोडक्शन कंपनी के प्रोग्राम यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क पर नशर होते थे। जब उन्होंने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया तो चैनल 1+1 के अरबपति मालिक कलुमुस्की ने उनकी हमायत की। 2010 तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सारी तवज्जो अपने टीवी कैरियर पर थी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए सियासी मैदान में अरूज 2014 के वाक़यात के बाद आया जब मुल्क के रूस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच को महीनों तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद ओहदे से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने साथ मिला लिया और मुल्क के मशरकी हिस्सों में जंग शुरू हो गई जो आज तक जारी है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ड्रामा सर्वेंट ऑफ द पीपल 2015 में चैनल 1+1 पर नशर हुआ, जिसमें उन्होंने वेज़ली कोलोबोरो का किरदार अदा किया और शो में उनकी एक जज्बाती तकरीर ने उन्हें सदारत तक पहुंचा दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2019 में सदर पेट्रो को एक वाज़ह मार्जिन से शिकस्त देकर मुल्क की हकीकी सदारत तक पहुंच गए। उन्होंने 73% वोट हासिल किए और 20 मई 2019 को मुल्क के छठे सदर का हल्फ उठाया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने इंतखाबी वादे के ऐन मुताबिक डंबास, जहां 2014 से लड़ाई जारी थी और 14,000 लोग मारे जा चुके थे, के मसले को हल करने की कोशिश की। उन्होंने रूस के साथ बातचीत की और कैदियों का तबादला भी किया, मगर ये कोशिशें ज़्यादा कामयाब ना हो सकीं। जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने डंबास के रिहायशियों को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया तो मुनसिक मुआहदे की कामयाबी के इम्कानात कम हो गए, लेकिन इसके बावजूद 2020 में सीज़ फायर मुआहदा हुआ जो अमूमी तौर पर कामयाब रहा। अलबत्ता कभी कभार लड़ाई भी होती रही, लेकिन जब सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन और नेटो में शमूलियत की बातें करना शुरू की तो इससे रूसी सदर नाराज़ हुए। उनके मुखालफीन ने उन पर नातजर्बाकारी के इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन मगरबी ममालिक ने यूक्रेन पर रूसी हमले के हवाले से बयानात जारी करने शुरू किए तो उन्होंने कदरे मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए मगरबी रहनुमाओं से कहा कि वो यूक्रेन में खौफ की फ़िज़ा पैदा करने से बाज रहें। उन्होंने कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश की और इस मकसद के लिए 16 फरवरी को यूनिटी डे मनाया। वो तवातर के साथ फ्रंट लाइन पर फौजियों से भी मिलते रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रूस के हमले से बचने के लिए नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश को तर्क कर सकते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नेटो की मेंबरशिप एक रास्ता है। दोस्तों, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इंतखाबी वादों में एक वादा ये था कि वो अशराफिया के सियासी और मुआशी असर को यूक्रेन से ख़त्म करेंगे। बाज़ लोगों को शक था कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद एक अरबपति की मदद से इक़्तिदार तक पहुँचे थे।
لیکن انہوں نے اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرنے کی کچھ کوشش ضرور کی۔ انہوں نے یوکرائن کی اشرافیہ کی سب سے نمایاں شخصیت وکٹر مدودیچک کو گھر میں نظر بند کر دیا اور ان پر ملک سے غداری کا مقدمہ بھی درج کرایا۔ پھر ایک ایسا قانون متعارف کروایا جس میں یہ بتایا گیا کہ اشرافیہ کون ہیں اور ان پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مخالفین نے ان کے کرپشن کے خلاف اقدامات کو مصنوعی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ صرف امریکی انتظامیہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صدر جو بائیڈن کی حمایت حاصل کرنے کے لیے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جولائی 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر زیلنسکی سے فون پر بات کی اور مطالبہ کیا کہ وہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف کرپشن کی انکوائری کا اعلان کریں، جس کے بدلے انہیں امریکہ کا دورہ کرایا جائے گا اور انہیں فوجی امداد بھی ملے گی۔ جب صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی خبریں سامنے آئیں تو ٹرمپ پر الزام لگا کہ وہ بطور امریکی صدر اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی حریف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بضد تھے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن پھر انہیں مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ریپبلکن پارٹی نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو بچا لیا۔ دوستو، جب 2021 میں پینڈورا پیپرز میں امیر لوگوں کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کی معلومات سامنے آئیں تو اس میں صدر ولادیمیر زیلنسکی کا نام بھی آیا۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر زیلنسکی اور ان کے قریبی ساتھی آف شور کمپنیوں میں چھپائی گئی دولت سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ تاہم صدر زیلنسکی نے ان الزامات کی تردید کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔